जहाँ सात्र की किताब है बीइंग एंड नथिंगनेस, ये पीछे जो रखी है ये वाली। तो बीइंग एंड नथिंगनेस में जहाँ सात्र ने अपनी अस्तित्ववाद की जो फिलॉसफी है उसको काफ़ी डिटेल में बताया है। इनका एक लेक्चर भी है एग्जिस्टेंशलिज्म एज अ ह्यूमनिज्म, जिसका अनुवाद और जिस पर चर्चा जो है हम अगले एक वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि अस्तित्ववाद को सात्र किस तरह से परिभाषित करते हैं, तो हमें ये भी देखना होगा कि कई सारे ऐसे विचारक हैं जो उनके अनुसार अस्तित्ववाद की परिभाषा में आते हैं, अस्तित्ववादी कहलाते हैं। लेकिन अब चूंकि वे फिलोसोफर उस समय में थे नहीं, तो वे खुद को अस्तित्ववादी कहते या नहीं कहते यह बात हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। पर हाँ, हमने अस्तित्ववादी दर्शन का एक नज़रिया बनाया है कि इस तरह के दर्शन को हम अस्तित्ववादी कहते हैं। और कई सारे ऐसे विचारक और कई सारे ऐसे कार्य हैं या दर्शन हैं जिनको हम अस्तित्ववादी दर्शन कहते हैं। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है सोरेन किरकेगार्ड और फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की। सोरेन किरकेगार्ड एक दार्शनिक थे और फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की जो हैं वो साहित्य के सबसे बड़े नामों में से एक हैं, जिनका कथ्य जो है वो अक्सर अस्तित्ववादी कथ्य कहा जाता है। इसके बाद फ्रेडरिक नीत्शे का नाम आता है और फिर उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण नामों में आते हैं वो खुद जहाँ सात्र का, और उसके बाद जो दार्शनिक हुए उनके एक साथी थे जो कई बार उनके मित्र भी रहे, अल्बर्ट कामू, जिनको भी अस्तित्ववादी दर्शन से संबंधित पाया जाता है। उनकी संगिनी जो सिमन डी वीवर थी, जो काफ़ी टाइम तक उनके साथ उन्होंने कार्य किया, वो भी अस्तित्ववादी दर्शन में आती हैं। अल्बर्ट कामू खुद को अस्तित्ववादी या उस तरह के दर्शनों में किसी नाम में नहीं लेना चाहते, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे दार्शनिक जो हैं, ये सम अप होते हैं। इनका एक लाइन बनती है जिसको हम जनरली कहते हैं कि ये मूल रूप से अस्तित्ववाद की जो मूल अवधारणाएं हैं उन पर काम करने वाले ये सारे दार्शनिक हैं। तो अस्तित्ववाद क्या है? सात्र के अनुसार, जैसा सात्र इसको परिभाषित करते हैं उस अनुसार मैं बताऊंगा। अस्तित्ववाद जो है वो ये है कि दार्शनिक या विचारक या व्यक्ति जो इस तरह के यकीन रखते हैं कि अस्तित्व पहले होता है और उसका निर्धारण बाद में होता है, उन्हें जनरली अस्तित्ववादी कहते हैं। अब अस्तित्व और उसके निर्धारण का अर्थ क्या हुआ, इसका उदाहरण सात्र अपने एक लेक्चर में देते हैं एग्जिस्टेंशलिज्म एज अ ह्यूमनिज्म में, और कुछ इस तरह से समझाते हैं बात को कि जैसे मान लीजिए कोई एक कुर्सी है। अब जब कुर्सी का निर्माण होता है, या मान लीजिए कि जब सबसे पहली कुर्सी बनी, तो उस कुर्सी के बनने से पहले ही एक जो निर्माता था जिसने एक विचार किया कि मैं एक कुर्सी बनाऊंगा, उसने एक कल्पना की, एक लकड़ी की एक ऐसी आकृति की जिस पर बैठकर इंसान सुविधा से लिख सके, पढ़ सके या बाकी सारे कार्य कर सके, या इंसान के बैठने के लिए वो बहुत ही सुविधाजनक आसन हो। और फिर उसने उसकी कल्पना करने के बाद या तो उसका स्केच बनाया या कुछ भी, और अगर स्केच नहीं बनाया तो मानसिक स्केच बनाया। तो उसका जो मानसिक स्केच था उसे फिर उसने लकड़ी से उसको तराश के, काट छील के, और फिर अंततः वो कुर्सी बनाई। तो कुर्सी जब अस्तित्व में आई, यानी कुर्सी जब बनी, उससे पहले ही कुर्सी का कार्य और कुर्सी का एक जो सार था कि कुर्सी क्या है, उसका निर्धारण, उसकी परिभाषा, वह पहले से ही उसके निर्माता के मस्तिष्क में थी। तो पहले उसने मस्तिष्क में कुर्सी को निर्धारित किया और उसके बाद कुर्सी अस्तित्व में आई। अब इसमें क्या होता है कि इस तरह के मामले में जो निर्धारण है वो पहले है और अस्तित्व जो है, वास्तविक अस्तित्व है, वो बाद में आया, जबकि निर्धारण जो है वो पहले से था। अब मानव के मामले में कुछ और मामला है, वह इस तरह से निर्धारित नहीं होता। आप जब बादलों में बनी हुई कोई आकृति को देखते हैं, मान लीजिए 4 या 5 लोग बादलों में बनी हुई एक आकृति को देख रहे हैं, तो एक के लिए वो आकृति बड़ी खुशनुमा हो सकती है, उसे उसमें कोई जोक दिखाई दे सकता है। दूसरे को उसमें कोई बड़ी ही दुखद और त्रासद चीज दिखाई दे सकती है। तीसरे के लिए वह कुछ और हो सकता है। इस तरह अलग अलग लोग जो हैं उसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। लेकिन वह जो आकृति है उसका एक निर्धारण उन बादलों की आकृतियों में नहीं है, वो बने हुए हैं वहां पर, उनका इंटरप्रिटेशन सामने वाला कर रहा है। अर्थात उनका अगर उसमें कोई जोक किसी व्यक्ति को दिखता है, तो वह जोक जो है वो उस व्यक्ति के द्वारा निर्धारित किया गया है। उसका अस्तित्व जो है आकृति का वह पहले था, और उसके बाद इस व्यक्ति ने यह निर्धारित किया कि यह एक जोक है, और उसने उस पर प्रतिक्रिया जो दी वो हंसी की हो सकती है या इसी तरह अन्य प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। तो मनुष्य के मामले में सात्र का कहना है कि मनुष्य का जो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस,
वो प्रिसीड होता है, वो पहले, उससे पहले आता है। एग्जिस्टेंस प्रिसीड्स एसेंस, यानी एग्जिस्टेंस पहले आता है और एसेंस बाद में। एसेंस यानी जो उसका निर्धारण है, उसका जो उसकी परिभाषा कहिए, तो उसका जो निर्धारण है कि वह क्या है, वह निर्धारण बाद में आता है। हम स्वयं अपने जीवन में उसको निर्धारित करते हैं कि मानव क्या है और वह क्यों है और उसको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, तथा तमाम प्रकार के दार्शनिक विचार जो हैं, उसकी एथिकल फिलॉसफी के उसके लिए उचित और अनुचित क्या है, उसका एस्थेटिक्स के उसके लिए क्या सुंदर है क्या बदसूरत है, उसकी मेटाफिजिक्स, उसकी बाकी सारी चीज़ें जो भी, उसका समाज शास्त्र, राजनीति विज्ञान, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी जो है मानव के अस्तित्व के बाद हम निर्धारित कर रहे हैं। हम एक व्यक्ति के तौर पे अपना स्वयं का अस्तित्व पहले निर्धारित करते हैं। ये बिल्कुल सब्जेक्टिव और इंडिविजुअल होता है कि हम खुद निर्धारित करते हैं कि हम किस लिए हैं और हमें क्या करना है, और उसके बाद हम वही चीज़ें समाज के लिए निर्धारित करने पर जाते हैं। जैसे कि हमने खुद का एक निर्धारण किया और हम उन्हीं चीज़ों को समाज पर लागू करने के चक्कर में एक समाज का निर्माण करते हैं और एक दूसरे पर अलग अलग तरह की नैतिकताएं, धाराएं और बाकी सारी चीज़ें लगाते हैं। तो ये विचार जो है एग्जिस्टेंस प्रिसीड्स एसेंस, ये सात्र के अनुसार अस्तित्ववाद है। अब जब हम इस तरह से सोचना शुरू करते हैं अस्तित्ववादी दर्शन के आधार पर, तो इसमें दो तरह के दार्शनिक भी आते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो धार्मिक होकर भी अस्तित्ववादी होते हैं, जो मानते हैं कि कोई एक सुपर नेचुरल शक्ति भी हो सकती है, और अगर ऐसी कोई सुपर नेचुरल शक्ति है भी तो भी हमारा अस्तित्व पहले है और वह जो है वह निर्धारण के द्वारा हम परिभाषित नहीं है। ऐसा कई मानते हैं। जैसे क्रिश्चियंस में लोग मानते हैं कि जो गॉड है, गॉड ने इंसान को अपनी आकृति में तो बनाया पर उसे फ्री विल दे दी, तो फ्री विल देने के बाद वो इंसान, वो ईश्वर के हाथ में नहीं है, उसका अस्तित्व उसे स्वयं निर्धारित करना है। तो ऐसा सोरेन किरकेगार्ड वगैरह सोचते थे। दूसरा होते हैं वे दार्शनिक जो किसी भी परा प्राकृतिक सुपर नेचुरल शक्ति या इस तरह की चीज़ों में यकीन ना रखते हुए सिर्फ इस बात से मतलब रखते हैं कि हमें अपने अस्तित्व का पता है और उससे आगे हमें उसका निर्धारण करना है, ये हमें पता है। इसके अलावा हमें और किसी चीज़ का पता नहीं है, तो हमें इस तरह की कोई कल्पना नहीं करनी चाहिए कि बाहरी कोई चीज़ से हम प्रभावित हैं या उससे हम संचालित हैं, जब तक कि हम कम से कम जब तक कि हमारे पास कोई प्रमाण ना हो तब तक। तो अस्तित्व अगर पहले है और उसका निर्धारण हम खुद कर रहे हैं, तो हमारा जीवन जो है वो एक खाली स्लेट की तरह हो जाता है, जिसमें परिस्थितियां तो हमें मिली हैं। जैसे कि अगर खाली स्लेट पर भी लिख रहे हैं तो आपके पास चाक कौन सी है और उसमें कितना घर्षण होता है, वह घर्षण किस तरह से लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें जो है वो परिस्थितियां हैं, जिसको शास्त्र कहते हैं फैक्टिसिटी। तो आपकी फैक्टिसिटी, आपकी परिस्थितियां तो आपके आसपास रहेंगी ही, लेकिन उन परिस्थितियों में, उस सांचे में, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण धरती पर वही रहेगा सभी के लिए, जो भी लोग हैं अगर वो धरती पे हैं तो ये उनकी परिस्थिति है। लेकिन या फिर अगर कोई किसी एक शारीरिक अक्षमता के साथ पैदा हुआ तो यह भी उसकी परिस्थिति है, यह उसने चुना नहीं है। लेकिन उसका जो मूल अस्तित्व है वह इन सारी परिस्थितियों के अंदर पूर्णतः मुक्त है। अर्थात उसका अस्तित्व क्या है, वह परिभाषित क्या है, वो क्या करने के लिए आया है, उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या उसके लिए उचित है क्या अनुचित है, वह पूर्णतः स्वतंत्र है इस चीज़ में। तो यह जो एक फ्रीडम मिलती है, इन्फिनिट फ्रीडम जिसको शास्त्र कहते हैं, ये इन्फिनिट फ्रीडम हमेशा कोई बहुत अच्छी चीज़ के तौर पर नहीं होती। कई बार ये आप पे बहुत ज़्यादा दबाव बनाती है, क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हैं, और आप कुछ भी कर सकते हैं तो आपकी स्थिति ऐसी होती है कि किसी भी जगह पर जहाँ पर भी आप खड़े हैं, जो भी परिस्थितियाँ, उसमें हर समय आपके ऊपर एक निर्णय लेने की बहुत भारी जिम्मेदारी लगातार लटकी होती है, क्योंकि आप हमेशा ये निर्णय कर रहे होते हैं कि आपका हर एक कार्य आपको परिभाषित करता रहेगा, आपको क्या करना है या क्या नहीं करना है। और कहीं ना कहीं आप अगर स्वयं को मानव मानते हैं तो आपका हर कार्य जो है वो संपूर्ण मानवीय अस्तित्व को भी परिभाषित कर रहा है। यह जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है, जो कि बहुत भारी जिम्मेदारी है। अब ये जो स्थिति है, इसकी वजह से लोग गिर जाते हैं बैड फेथ में। और बैड फेथ क्या है उस पर हम अलग से अभी एक चैप्टर करेंगे, एक वीडियो करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप ये बात समझ सकते हैं कि अस्तित्ववाद के दर्शन के अनुसार जितने भी दार्शनिक और मानवीय मापदंड है, सारी मानविकी है, वह इस विचार के साथ, यहाँ इस विचार से, इस मूल विचार से प्रस्फुटित होती है कि हमारा अस्तित्व है और हम एक कलाकृति की तरह हैं। हम एक खाली कैनवास हैं, हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हम एक कैनवास पे अपनी कलाकृति बना रहे हैं। हमारा जीवन जो है वह कलाकृति तब तक संपूर्ण नहीं होती जब तक हमारा जीवन है। जब तक हम जीवित हैं तब तक वह कलाकृति निरंतर निर्माण की प्रक्रिया में है, और हमारे ऊपर इस चीज़ का दबाव है कि हम स्वयं को क्या बना रहे हैं। इस दबाव से, इस कलाकृति के प्रति हमारे अनुराग से,
या समाज के प्रति, दूसरे लोगों के प्रति हमारी धारणाओं से, या हम किस तरह अपने अस्तित्व को किसी एक मान्यता के हवाले कर देते हैं, जैसे कोई धर्म, कोई विचारधारा, और स्वयं को ये मान लेते हैं कि हमारा अस्तित्व पूर्व निर्धारित है, जिसको बैड फेथ कहते हैं। तो इस तरह की तमाम बातों से और बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, बहुत सारे और दार्शनिक विचार निकलते हैं, उन पे हम अभी आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम इस बात को ख़त्म करते हैं, क्योंकि हम इस बात का समापन तो कर चुके हैं अभी कि अस्तित्ववाद मूल रूप से क्या है और उसका मूल विचार क्या है और उसको कैसे समझा जा सकता है। फिर इसके विस्तार में आगे जाते हैं। उसके लिए हम आगे और भी वीडियो बनाएंगे और भी धीरे धीरे चैप्टर्स करेंगे, दूसरी विचारधाराओं पर भी बात करेंगे और भी बहुत कुछ करेंगे। लेकिन इस सब के लिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका सहयोग मुझे प्राप्त हो, और आपका सहयोग देने का आपके लिए सबसे अच्छा तरीका फ़िलहाल यही है कि मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं, ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचते रहें टाइम से और आप इन वीडियोस को देखते रहें। तो मेरा ये जो एक नया वेंचर मैंने स्टार्ट किया है, ये उससे आगे बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे हम और भी विषयों पर धीरे धीरे एक पूरी प्रयोगशाला का निर्माण करेंगे। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और करिए लाइक, सब्सक्राइब और घंटी दबाना। थैंक्स अ लॉट।